सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। मैं प्रशांत पटेल स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल पीआर नॉलेज सेंटर में। तो फ्रेंड्स, लूसेंट की इस वीडियो की सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के इतिहास का लास्ट टॉपिक, जो कि है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति ये इस भारत के जो इतिहास है, इसमें से जो प्रारंभिक भारत का इतिहास है, ये हमारा स्टार्टिंग थी, हमने की थी हिस्ट्री की, तो उसका ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि राजपूत राजवंशों में कौन कौन से राजवंश आते हैं। सबसे पहला राजवंश हमारा आता है गुर्जर प्रतिहार वंश, दूसरा आता है राठौर वंश, तीसरा है चाहमान या चौहान वंश, इसे दो नामों से जाना जाता है, चौथा है परमार वंश, पांचवा है चंदेल वंश, छठवां है सोलंकी वंश या गुजरात के चालुक्य शासक भी जिन्हें कहा जाता है, और लास्ट है कलचुरी या चेदी राजवंश। तो फ्रेंड्स, ये हमारे राजपूत राजवंशों को, जितने राजपूत राजवंश है, ये 7 राजपूत राजवंश हमारे उसमें भारतीय इतिहास में पाए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टॉपिक है, इसलिए मैंने सभी वंशों के मेन पॉइंट रखे हैं, और इन सभी पॉइंटों के आधार पर हम इन सभी का डिटेल जानेंगे, इनके डिटेल के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? पहले यहाँ पर सबसे पहले किसी भी वंश की जानकारी हम जैसे पढ़ते हैं या कुछ करते हैं, तो उसका संस्थापक कौन होता है वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट, जो कि प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट प्रथम जो था, ये मालवा का शासक भी था, जो कि इसी ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। इसके बाद हम आ जाते हैं शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा के बारे में अगर बात करें, जो कि मिहिर भोज थे। मिहिर भोज के पहले हम बात करते हैं नागभट्ट द्वितीय के बारे में, जो कि राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद थर्ड ने हराया था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद थर्ड ने हराया था, और प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। अब प्रतिहार वंश का शक्तिशाली राजा होने के साथ साथ इन्होंने एक बहुत काम किया था। तो मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। जैसा कि मैंने अपना अगला पॉइंट लिखा है कि राजधानी कहाँ थी, गुर्जर प्रतिहार वंश की कन्नौज में थी। तो इसकी राजधानी किसने बनाई थी? यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश की राजधानी कन्नौज किसने स्थापित की? तो इसका आंसर होगा मिहिर भोज ने स्थापित की थी। वह विष्णु भक्त था। कौन? मिहिर भोज विष्णु भक्त था। इसके बारे में कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ। विष्णु भक्त था कौन? मिहिर भोज था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की थी। यहाँ पर आदि वराह की उपाधि, मैंने अगला पॉइंट लिखा है उपाधि आदि वराह। यहाँ पर आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट अपने नोट्स में लिख सकते हैं, और इसके बारे में फिर बुक से पढ़िए, फिर अपने नोट्स देखिए। तो आपको अगर पढ़े होंगे अच्छे से, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करने का तरीका है। तो यार, उपाधि धारण की थी कौन सी? आदि वराह की। किसने धारण की थी? मिहिर भोज ने धारण की थी। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जितने भी उपाधि वाले क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप फ्रेंड्स, उपाधि वाले क्वेश्चन जरूर से जरूर याद रखें। तो यहाँ पर सबसे शक्तिशाली राजा की बात हो रही थी, मिहिर भोज था। इसने अपनी राजधानी कहाँ रखी थी? कन्नौज में रखी थी। ये कौन था? किसका उपासक था? विष्णु भक्त था, यानी कि विष्णु का उपासक था। और भगवान विष्णु के सम्मान में इसने आदि वराह की उपाधि भी धारण की थी। इसके बाद आ जाते हैं हम गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक के बारे में जान लेते हैं, जो कि था यशपाल। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था, जो कि 1036 ईस्वी तक इसमें शासन किया था। कहाँ? गुर्जर प्रतिहार वंश में। और दिल्ली नगर की स्थापना भी तोमर नरेश अनंगपाल ने की थी। और कब की थी? 11वीं सदी के मध्य में की थी। जो दिल्ली का नगर की स्थापना की अनंगपाल ने की थी। अनंगपाल कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के एक शासक थे। तो यहाँ से एक बार फिर हम गुर्जर प्रतिहार वंश को ओवरव्यू कर लेते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज। मिहिर भोज किसका उपासक था? विष्णु भक्त था। मिहिर भोज ने राजधानी कहाँ स्थापित की थी? प्रतिहार वंश की कन्नौज में स्थापित की थी। उपाधि इसने कौन सी धारण की थी? आदि वराह की उपाधि धारण की थी। अंतिम शासक कौन था? यशपाल था। और दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल ने की थी। अब हम आ जाते हैं अपने अगले राजवंश, जो कि है राठौर राजवंश या गहड़वाल राजवंश, जिसे दो नामों से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। इसे राठौर राजवंश को
गहड़वाल राजवंश नाम से भी जाना जाता है। तो गहड़वाल राजवंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव थे। इसकी राजधानी वाराणसी थी। यहाँ पे 2 पॉइंट बन गए। गहड़वाल राजवंश के संस्थापक चंद्रदेव और उसकी राजधानी कौन सी? वाराणसी थी। अब बात करते हैं इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा के बारे में, जो कि थे गोविंद चंद्र। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्यकल्प तरु नामक ग्रंथ लिखा था। ऐसे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राठौर राजवंश या गहड़वाल राजवंश का शक्तिशाली राजा कौन था? गोविंद चंद्र था। और अगला पॉइंट मैंने इसमें लिखा है कृत्यकल्प तरु ग्रंथ किसने लिखा है? लक्ष्मीधर ने लिखा है। तो यहाँ से बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि कृत्यकल्प तरु नामक ग्रंथ किसने लिखा है? लक्ष्मीधर ने लिखा है। अब इसे याद करने का तरीका, लक्ष्मीधर ने लिखा है। ये किस वंश किसका मंत्री था? गोविंद चंद्र का मंत्री था। गोविंद चंद्र कौन था? शक्तिशाली राजा था। किस राजवंश का? राठौर राजवंश का। तो राठौर राजवंश का संस्थापक है चंद्रदेव, राजधानी वाराणसी, शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र, गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर, और लक्ष्मीधर ने ग्रंथ लिखा था कृत्यकल्प तरु। राठौर राजवंश के अंतिम शासक की अगर बात करें तो राठौर राजवंश का अंतिम शासक था जयचंद। जयचंद जो था ये राठौर राजवंश का या गहड़वाल राजवंश का अंतिम शासक था। जो जयचंद था ये इसे गौरी ने 1994 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला था। अब चंदावर का युद्ध जो था वो किसके बीच हुआ था? जयचंद वर्सेस गौरी, यानी कि जयचंद और गौरी के मोहम्मद गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। इसे आप फ्रेंड्स याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है कि चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। जयचंद कौन था? राठौर राजवंश का अंतिम शासक था। कब हुआ था चंदावर का युद्ध? 1194 ईस्वी में हुआ था। और इसमें किसने? जयचंद था, जिसे गौरी ने चंदावर के युद्ध में मार डाला था। यानी कि जो जयचंद था वह चंदावर के युद्ध में पराजित हो गया था। मोहम्मद गौरी ने इसे समाप्त कर दिया था। और थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं। जो गोविंद चंद्र थे, जो शक्तिशाली शासक थे, कि एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था। इसके बाद हम आ जाते हैं पृथ्वीराज। इसी राठौर राजवंश के शासक थे जो पृथ्वीराज तृतीय थे। तो पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इस एक बार फिर से हम राठौर राजवंश का रिवीजन कर लेते हैं। राठौर राजवंश के संस्थापक कौन है? चंद्रदेव, राजधानी वाराणसी, शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र। कृत्यकल्प तरु ग्रंथ किसने लिखा था? लक्ष्मीधर ने लिखा था। लक्ष्मीधर कौन था? गोविंद चंद्र का मंत्री था। अंतिम शासक जयचंद। जयचंद की मृत्यु कैसे हुई थी? जयचंद की मृत्यु मोहम्मद गौरी ने की थी। कब की थी? 1194 ईस्वी में चंदावर युद्ध के दौरान हुई थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट राजवंश के पर, जो कि है चहमान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में इसकी राजधानी अजमेर हो गई थी। अब प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी और बाद में अजमेर कैसे हो गई मैं आपको बताता हूँ। इसका संस्थापक वासुदेव था, तो इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? अहिच्छत्र में बनाई। बाद में वासुदेव के बाद एक शासक आया चहमान वंश में, जो कि था अजय राज नाम का अजय राज द्वितीय नाम का एक शासक था, जिसने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। यानी कि संस्थापक वासुदेव ने जब चहमान वंश की स्थापना की तो उसे अपनी राजधानी किसने बनाई? अहिच्छत्र को बनाया। लेकिन उसके बाद अजय राज द्वितीय नाम का शासक आया, उसने अजय नगर नाम की स्थापना की, अजमेर नगर नाम की स्थापना की और उसे ही अपनी राजधानी बना लिया। तो यहाँ पर याद रखेंगे अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजय राज द्वितीय ने की थी और इसी को राजधानी बनाया था किसने? अजय राज द्वितीय ने। अब इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था फ्रेंड्स? अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ वीसलदेव। यहाँ थोड़ा लंबा नाम बजाता है। इसका आंसर है विग्रहराज चतुर्थ वीसलदेव चहमान वंश के शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने 1153 से लेकर 1163 ईस्वी तक शासन किया था चहमान वंश में, जो कि काफी लंबा समय था। विग्रहराज चतुर्थ वीसलदेव ने 1153 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक शासन किया था। जो विग्रहराज चतुर्थ वीसलदेव थे ये शक्तिशाली राजा थे और अर्णोराज के पुत्र भी थे, जिसने हरिकेली नाम की संस्कृत नाटक की रचना भी की थी। हरिकेली संस्कृत नाटक, मैंने अगला पॉइंट लिखा है अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं।
इसमें विग्रहराज चतुर्थ वीसल देव ने ही हरिकेली नाम के संस्कृत नाटक की रचना की थी। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि हरिकेली नाम के संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की थी या किस चौहान शासक ने की थी। यहाँ पर इसका आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ वीसल देव। इसके बाद हम बात करते हैं जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा, आपने बहुत बार सुना होगा इस नाम को, लेकिन आप बहुत कम लोग जानते होंगे आखिर ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा है क्या। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम रखा गया था जिसे शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। यानी कि जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा था यह विग्रहराज चतुर्थ ने एक विद्यालय बनवाया था। ये इस प्रारंभ में जब इसने विग्रहराज चतुर्थ ने इसे बनवाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा को, ये एक विद्यालय था, लेकिन ये बाद में मस्जिद में चेंज हो गया, इसे मस्जिद बना दिया गया। इसके बाद बात करते हैं इसी वंश के एक शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, इस वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय ने जो कि पृथ्वीराज तृतीय की हम बात कर रहे थे, इसके पहले जो गढ़वाल राजवंश था पृथ्वीराज तृतीय ने ही, यही जो चहमान वंश के शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, इन्होंने ही जयचंद्र की पुत्री जो कि गढ़वाल राजवंश या राठौर राजवंश के शासक थे, जयचंद्र अंतिम शासक थे, उनकी पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। यहाँ से लिंक एक बन रही है कि चौहान राजवंश के पृथ्वीराज तृतीय ने गढ़वाल राजवंश के शासक जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण किया था। अब पृथ्वीराज तृतीय इस वंश के अंतिम शासक थे, किस वंश के, चौहान वंश के। अब अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने निर्माण कराया था, विग्रहराज चतुर्थ ने। अब अंतिम शासक कौन थे, पृथ्वीराज तृतीय। इसके बाद हम थोड़ी सी और बात करते हैं चंद्रवरदायी, जिसके चंद्रवरदायी जो थे इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। किसने की थी, चंद्रवरदायी जो थे पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था जिसने रचना की थी किसकी, पृथ्वीराज रासो की। तो यहाँ से पृथ्वीराज रासो और चंद्रवरदायी मैंने दो शब्द लिखे हैं। तो चंद्रवरदायी क्या है, पृथ्वीराज तृतीय जो थे इसका राजकवि था, जो कि राठौर राजवंश का अंतिम शासक कहलाता है। कौन, पृथ्वीराज तृतीय। अब पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि कौन था, चंद्रवरदायी। चंद्रवरदायी ने कौन सी रचना की थी, पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। अब रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, तराइन का युद्ध। तराइन के कितने युद्ध हुए थे फ्रेंड्स, दो युद्ध हुए थे। तो उसमें पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। यह युद्ध किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी इसमें हार गया था। किसमें, तराइन के प्रथम युद्ध में। आज लेकिन जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ एक साल बाद यानी कि 1192 ईस्वी में, तो इसमें गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज तृतीय की यहाँ पर हार हो जाती है। यानी कि प्रथम युद्ध में गौरी हार जाता है और द्वितीय युद्ध में गौरी जीतता है। तो एक बार हम इसे फिर से रिवीजन कर लेते हैं। राठौर राजवंश को, चहमान राजवंश को, इसका संस्थापक कौन था, वासुदेव था। प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र, द्वितीय राजधानी अजमेर। अजमेर किसने स्थापित की थी, अजयराज ने स्थापित की थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, विग्रहराज चतुर्थ वीसल देव। और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, हरिकेली नाम की उपाधि ने फ्रेंड्स हरिकेली नाम का संस्कृत नाटक की रचना की थी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो कि शुरुआत में एक विद्यालय था। इस विद्यालय का निर्माण किसने कराया था, विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। पृथ्वीराज थर्ड इस वंश के अंतिम शासक थे। चंद्रवरदायी कौन था, पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। इसने कौन सी रचना की थी, पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ। द्वितीय युद्ध तराइन का 1192 ईस्वी में हुआ और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य ही हुआ था। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट राजवंश में, जो कि है परमार राजवंश। परमार राजवंश के हम संस्थापक की बात करें, जिसका जो थे उपेंद्र राज। उपेंद्र राज की राजधानी धारा नगरी थी। यानी कि परमार वंश की राजधानी कहाँ स्थापित की थी, इन्होंने धारा नगरी में स्थापित की थी, जो कि इसकी प्राचीन राजधानी परमार वंश की उज्जैन थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था वो था राजा भोज। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण भी कराया था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भोजपुर झील का निर्माण किसने कराया था, तो राजा भोज ने भोजपुर झील का निर्माण करवाया था। इसके बाद
इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं, थोड़े से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और थोड़ा सा हम जान लेते हैं। चंदेल वंश में जानने के पहले परमार वंश के जो कविराज की उपाधि से विभूषित था कौन? राजा भोज। राजा भोज ने कविराज की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला था। अब हम चलते हैं चंदेल राजवंश के बारे में। तो चंदेल राजवंश जो था यह प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। अब बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम था वो जेजाक भुक्ति है। चंदेल वंश के संस्थापक की बात करें जो थे नन्नुक, जिन्होंने 831 ईस्वी में चंदेल राजवंश की स्थापना की थी। अब इसकी राजधानी, चंदेल राजवंशों की राजधानी खजुराहो थी। चंदेल राजवंशों ने ही खजुराहो में जो मंदिर बने हैं प्रसिद्ध मंदिर, उनका निर्माण कराया था। प्रारंभ में चंदेल राजवंशों की राजधानी कालिंजर थी जो कि महोबा के पास अभी प्रेजेंट टाइम में भी है। फ्रेंड्स, कालिंजर जिसे अजय किला भी कहा जाता है, वहीं पर स्थित ये महोबा के पास कालिंजर पड़ता है। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित की थी। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने या फिर हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। जैसे संस्थापक कौन था चंदेल वंश का? नन्नुक था, जो 831 ईस्वी में चंदेल वंश की स्थापना करते हैं। अब नन्नुक ने अपनी राजधानी कहाँ रखी? खजुराहो में रखी। लेकिन इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? प्रारंभिक राजधानी कालिंजर में थी। अब खजुराहो से किसने स्थानांतरित की थी? राजा धंग ने कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी चंदेलों की राजधानी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी राजा जो था वो था यशोवर्मन। अब यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया और उसे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। खजुराहो अगर आप फ्रेंड्स गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा विष्णु भगवान की जो मूर्ति वहाँ स्थापित की गई है, वो यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण करके जो प्रतिहार राजा देवपाल थे उनको हराया था और उनसे वह विष्णु की मूर्ति प्राप्त की थी और उसी विष्णु की मूर्ति को इन्होंने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित भी की थी। इसके बाद हम बात करते हैं कंदरिया महादेव मंदिर, जिसका निर्माण कराया था धंग ने। कब कराया था? 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग ने कराया था। इसके बाद बात करें कीर्ति सागर। कीर्ति सागर नाम का जो जलाशय है इसका निर्माण कराया था कीर्तिवर्मन ने। कीर्तिवर्मन ने कीर्ति सागर नाम के जलाशय का निर्माण कराया था, जो कि महोबा के पास ही कीर्ति सागर नाम का जलाशय है। अंतिम शासक की बात करें चंदेल वंश की तो अंतिम शासक थे परमर्दी देव इस वंश के अंतिम शासक थे, जो कि 1200 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इन्हें किसी ने हराया नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली का शासक थे, इन्होंने 1202 ईस्वी में इनकी अधीनता स्वीकार कर ली और इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या की थी। यानी कि जब 1202 ईस्वी में चंदेल वंश के अंतिम शासक परमर्दी देव ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली, तो यह काम इसके मंत्री जो थे अजय देव ने, इसे पसंद नहीं आया कि इसने अधीनता स्वीकार कर ली और हम लोगों को कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम बना रहा है हमारा राजा। तो इस पर क्रोधित होकर अजय देव ने अपने साथ राजा जो थे कौन? परमर्दी देव की हत्या कर दी थी। हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राजवंश के बारे में, जो कि है गुजरात के चालुक्य शासक, जिन्हें सोलंकी वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम था। इनकी राजधानी अनहिलवाड़ा थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। यहाँ से 3 पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट पढ़े कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। इसकी राजधानी कहाँ थी? अनहिलवाड़ा थी। अब मूलराज प्रथम जो थे ये किस धर्म के अनुयायी थे? तो मूलराज प्रथम जैन धर्म, शैव धर्म के अनुयायी थे। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। गुजरात के जो चालुक्य शासक थे, इस पर जब भीम प्रथम जब शासन कर रहे थे तो इन्हीं के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के सामंत का नाम बिमल था। इन्होंने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। भीम प्रथम जो थे इनका जो सामंत था, इनके सामंत का नाम बिमल था। बिमंत ने क्या किया था? दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था, जैन मंदिर। कहाँ बनवाया था? आबू नाम का पर्वत है वहाँ पर बनवाया था। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धराज था।
यहाँ पर सीधा सीधा पॉइंट बनता है, शक्तिशाली शासक कौन था? जयसिंह सिद्धराज था। इसके बाद हम बात करें अगर जो सोलंकी राजवंश में मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण भी जय सिंह सिद्धराज ने ही कराया था। इसके बाद बात करते हैं अंतिम शासक कौन था? सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना भी की थी। यानी कि जो सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन इसके जो भीम द्वितीय के सामंत थे लवण प्रसाद, इन्होंने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना कर दी थी। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय जो था वो गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला भी किया था। इसके बाद हम आते हैं अपने कलचुरी राजवंश या चेदी राजवंश के नाम से जिसे जाना जाता है। तो कलचुरी राजवंश का संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। इसकी राजधानी क्या थी फ्रेंड्स? त्रिपुरी थी। इस वंश का शक्तिशाली राजा गांगेय देव था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कि इसने गांगेय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। यहाँ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। पहले गांगेय देव ने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण की? यहाँ पर जो सबसे शक्तिशाली शासक कलचुरी राजवंश का कर्णदेव, उसने धारण की थी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते हैं। तो कलचुरी राजवंश का एक बार रिवीजन कर लें। संस्थापक कौन था? कोक्कल था। इस वंश की राजधानी त्रिपुरी। सबसे शक्तिशाली शासक गांगेय देव। गांगेय देव ने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। सबसे महान शासक कौन था इस वंश का? कर्णदेव था। इसने कौन सी उपाधि धारण की? त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। क्यों धारण की? इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए धारण की थी। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक जो कि है सिसोदिया राजवंश। सिसोदिया राजवंश के बारे में हम जान लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं दिए हैं इस सॉल्यूशन की किताब में, फिर भी हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। सिसोदिया वंश के शासक अपने आप को सूर्यवंशी कहा करते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी क्या थी फ्रेंड्स? चित्तौड़ थी। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। सिसोदिया वंश के अपने आप को क्या कहते थे? सूर्यवंशी कहते थे। मेवाड़ पर शासन करते थे और अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राजा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। इसमें से यहाँ पर एक जिक्र होता है एक सिसोदिया वंश के शासक का, जो थी राणा कुंभा। इसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में जो भी युद्ध ये जीतते थे, अपने एक स्तंभ बनवाते थे, जो कि कहाँ बनवाते थे? चित्तौड़ में। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी थी सिसोदिया वंश में, जो कि था खतौली का युद्ध। ये हुआ था 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। तो खतौली का युद्ध फ्रेंड्स का किसके बीच हुआ और कब हुआ? तो 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे जो आज का हमारा टॉपिक था। कौन सा टॉपिक था? राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। तो इन सभी राजवंशों के बारे में मैंने मेन और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के अंतर्गत आपको कवर करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स आज से हमारा प्रारंभिक भारत का इतिहास जो है वो होता है समाप्त, और नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत, जो भारत पर अरबों का आक्रमण के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, और हम पढ़ने वाले हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अपने भारत के अरबों पर आक्रमण के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना